नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समास के बारे में जानेंगे। देखिए, हिंदी भाषा में शब्द निर्माण के चार पहलू होते हैं या चार इकाइयां, चार बिंदु होते हैं। शब्द निर्माण के चार पहलू कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा। पहला संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग और जो चौथा होता है वो होता है आपके प्रत्यय। जो चार आपके ये पहलू या इकाइयां दे रखी है, इनमें से जो समास है वो हमारे 10th बोर्ड के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। समास के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम शब्द निर्माण में केवल समास का ही अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। समास जो शब्द है दो शब्दों के संयोग से बना है। एक है सम और दूसरा है आस। समास शब्द सम और आस दो शब्दों के संयोग या दो शब्दों के मेल से बना है। सम का अर्थ होता है पास पास, सम का अर्थ होता है पास पास और आस का अर्थ होता है बैठाना। अर्थात समास के टुकड़ों के आधार पर इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है पास पास बैठाना, लेकिन समस्त जो समास शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, छोटा रूप या लघु रूप, या इन्हें दूसरे शब्दों में संक्षिप्त करना भी कह सकते हैं, संक्षिप्त करना। अब देखिए, इधर समास का शाब्दिक अर्थ छोटा रूप या संक्षिप्त करना होता है। समास दो शब्दों के मेल से बना है, सम धन आस। सम का अर्थ होता है पास पास और आस का अर्थ होता है बैठाना, अर्थात शब्दों को पास पास बैठाना ही समास होता है। अब हम देखिए, इधर समास की परिभाषा के बारे में जानते हैं। परिभाषा, अब परिभाषा जानने से पहले एक उदाहरण को आप अच्छी तरीके से सुनिए। एक दादी माँ प्रातःकाल अपने पोते से कहती है कि बेटे, बाजार से हवन के लिए सामग्री लेके आना। क्या आप बाजार जाओगे और बाजार से जैसे ही वापस लौटोगे तो मेरे लिए मतलब हवन के लिए सामग्री लेके आना। वो पोता बाजार से जैसे ही वापस लौटता है तो उनके दादाजी पोते से कहते हैं कि बेटा, हवन सामग्री लाया। वापस एक पूरा उदाहरण आप सुनिए इनको। दादी माँ कहती है हवन के लिए सामग्री लाना, हवन के लिए सामग्री लाना। दादी माँ पोते से कहती है कि हवन के लिए सामग्री लाना, और जैसे ही वो वापस हमको लौटता है तो उनके दादाजी पोते से कहते हैं कि बेटा, हवन सामग्री लाया। अब देखिए, ये दोनों पंक्तियों को आप वापस गौर से देखिए। एक है हवन के लिए सामग्री और दूसरे जो नीचे शब्द लिखा हुआ है ये है आपके हवन सामग्री। हवन के लिए सामग्री और हवन सामग्री दोनों ही एक ही अर्थ दे रहा है। अब समास क्या होता है कि दो पदों के मध्य, देखिए हवन है, ये पूर्व पद है, इसे पहला पद भी कह सकते हैं, और सामग्री है, इन्हें पर पद कहते हैं, और दूसरे शब्दों में इन्हें उत्तर पद भी कह सकते हैं, और तीसरे शब्दों में इन्हें द्वितीय पद या दूसरा पद भी कह सकते हैं। देखिए, पूर्व पद उत्तर पद या पहला और दूसरे पद के मध्य जो योजक होते हैं, जो अव्यय होते हैं, या जो कारक की चिन्ह या विभक्ति होती है, उनका लोप करके जो नया शब्द बनाया जाता है, वो शब्द बनाने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए, हवन के लिए सामग्री से जो नया शब्द बना, क्या बना है? हवन सामग्री। इसमें किसका लोप किया जा रहा है? के लिए, इन विभक्ति कारक चिन्ह का लोप किया जा रहा है। तो ये आपके जो लोप करके जो नया शब्द बनाया है, इस शब्द बनाने की जो क्रिया हुई, इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास से जो नया शब्द बनता है उस शब्द को व्याकरणिक दृष्टि से क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? सामासिक पद कहेंगे, या समस्त पद, इन्हें दूसरे शब्दों में समस्त पद भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? समस्त पद। अब देखिए, आप समास की परिभाषा लिख लीजिए।
परिभाषा एक बार लिखे आप। देखिए समास की परिभाषा, दो पदों के मध्य योजक, दो पदों के मध्य योजक, अव्यय एवं दो पदों के मध्य योजक, अव्यय एवं, या अव्यय भी हो सकता है या उनकी जगह विभक्ति भी हो सकती है। विभक्ति का लोप कर नए शब्द बनाने की क्रिया को, नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। वापस परिभाषा में देखिए, तो दो पदों के मध्य योजक, अव्यय, विभक्ति का लोप कर तो नया शब्द बनाना जाता है, या जो शब्द बनाने की जो क्रिया है उसे ही समास कहते हैं। जैसे उदाहरण में हमने पढ़ा था कि दादी माँ पोती से कहती है हवन के लिए सामग्री लाना, और उनके दादाजी जैसे ही वो वापस लौटता है तो कहता है कि हवन सामग्री, तो हवन के लिए विभक्ति कारक चिन्ह का लोप करके नया जो पद बना हवन सामग्री, तो वो क्या बनने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा संभव हुई है? समास के द्वारा संभव हुई है। तो समास के बारे में पूरा जानने से पहले तीन जो महत्वपूर्ण है समास के संबंध में, उन बिंदुओं को आप जान लो। देखिए, एक होता है समास विग्रह, दूसरा होता है समस्त पद, या इन्हें दूसरे शब्दों में सामासिक पद भी कहते हैं, सामासिक पद। अब समास विग्रह किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। एग्जाम में उदाहरण आ सकता है कि निम्नलिखित सामासिक पद का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखे। तो सबसे पहले जानना है कि समास विग्रह होता क्या है। एक शब्द मैंने अभी पहले लिखा था, हवन सामग्री। ध्यान से सुनिए इधर, हवन सामग्री। अब एग्जाम में पूछा जाए क्या निम्नलिखित सामासिक पद का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखें। निम्नलिखित सामासिक पद का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखे। तो सबसे पहले हमारे को जानना है कि समास विग्रह होता क्या है। देखिए, पहला पद, यहाँ ये आपकी जो पूर्व पद है हवन, और द्वितीय पद जिसे उत्तर पद या पर पद भी कहते हैं, जो आपकी क्या लिखा हुआ है? सामग्री लिखा हुआ है। देखिए, जहां पर विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है, योजक या अव्यय का लोप करके जो नया शब्द बनता है उस शब्द को कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। समास की क्रिया से जो नया पद बनता है, जो नया शब्द बनता है, उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। लेकिन समस्त पद या सामासिक पद के मध्य जो लुप्त हुई विभक्ति कारक या जो अव्यय होते हैं, उनका पुनः प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। देखिए कि जो समस्त सामासिक पद होता है, उस पद के अंदर जो लुप्त हुई विभक्ति कारक या चिन्ह का वापस प्रयोग करना ही समास विग्रह कहलाता है। अब इनके मध्य किनका लोप हो चुका है? के लिए विभक्ति का, के लिए। पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य किसका लोप है? के लिए। तो इनका जो समास विग्रह होगा वो आपके क्या होगा? हवन के लिए सामग्री। ये इनका परिचयात्मक ढांचा हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में आता है समस्त पद। समस्त पद पहले ही मैंने कह दिया कि समास की क्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। जैसे हवन के लिए सामग्री, समास की क्रिया से ये हवन सामग्री जो शब्द बना है, ये सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। तो एग्जाम में समास की परिभाषा पूछी जा सकती है और उनके प्रकारों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये परिभाषा हो गई सामान्यतः। अब हम उनके प्रकार या समास के कितने भेद होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए इधर, अब समास के कितने भेद होते हैं, समास के भेद के बारे में। समास के भेद, समास के
देखिए, आप जितनी व्याकरण की किताबें पढ़ोगे उन किताबों में समास के भेद कहीं 4 बताए हुए होंगे, कहीं 5 बताए हुए होंगे और कहीं 6 बताए हुए होंगे। देखिए, समास के भेदों के बारे में अपन बात करते हैं तो कहीं 4 बताए गए हैं, कहीं 5 बताए गए और कहीं पर 6 बताए गए। लेकिन 10th के पाठ्यक्रम में अगर समास की परिभाषा उनके भेदों के बारे में पूछा जाता है तो न तो अपने को 4 लिखना और न ही 5 लिखना है। समास की परिभाषा जो आपको बता दी गई है उनके भेदों के बारे में आए तो समास के जो 6 भेद लिखने होते हैं। अब 4 कौन से होते हैं, 5 कौन से होते हैं और 6 किस आधार पर बताए गए हैं, उनका हम सामान्यतः अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, समास के 4 भेद बताने वाले वो किस आधार पर बताते हैं। देखिए, पहला, पदों की प्रधानता के आधार पर समास भेद। पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। पहला बिंदु है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ध्यान से सुनिए, कहीं पर अगर कोई पदों समास के 4 भेद बताते हैं तो पदों की प्रधानता के आधार पर ही समास के भेद बताते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला होता है पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान समास, जिसे हम पहला पद भी कह सकते हैं, पूर्व पद प्रधान समास या पहला पद प्रधान समास। दूसरा, पर पद प्रधान समास, पर पद प्रधान समास। अब पर पद का अर्थ होता है द्वितीय पद। यहाँ दूसरे शब्द में हम ये भी लिख सकते हैं कि दूसरा पद प्रधान समास। उसके बाद हम तीसरा अध्ययन करते हैं उभय पद, उभय पद प्रधान समास। उभय पद का मतलब होता है दोनों पद, जहां पहला और दूसरा, जहां पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं तो उन्हें कहते हैं उभय पद प्रधान समास, उभय पद प्रधान समास। उसके बाद में जो चौथा होता है उभय पद, उभय पद अप्रधान, अप्रधान समास, उभय पद अप्रधान समास। उभय पद अप्रधान समास मतलब ऐसा समास जिसका न तो पहला पद और न ही द्वितीय पद कोई प्रधान नहीं होता है। तो ये पदों की प्रधानता के आधार पर कितने भेद बनते हैं, 4 बनते हैं कि पूर्व पद प्रधान समास, पर पद प्रधान समास, उभय पद प्रधान समास और उभय पद अप्रधान समास। हम आगे जैसे समासों की परिभाषा के बारे में जानेंगे तो ये पदों की प्रधानता के आधार पर भी समास की परिभाषा होती है तो वहां इनका उल्लेख हो जाएगा। पूर्व पद प्रधान समास जिन्हें हम अविभाव समास कहते हैं, अव्ययीभाव। अभी तक हम समास का परिचयात्मक ढांचा पढ़ रहे हैं। पर पद प्रधान समास जिन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास। उभय पद प्रधान समास जिन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। और तीसरा है कि उभय पद अप्रधान समास, जहां कोई पद न तो पहला प्रधान होता है न द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे कहते हैं बहुब्रीहि, बहुब्रीहि पद, सॉरी बहुब्रीहि समास। तो ये पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, 4। पूर्व पद प्रधान, पर पद प्रधान, उभय पद प्रधान और उभय पद अप्रधान समास। अब हम उल्लेख करते हैं कि भला जो 5 भेद बताए गए हैं वो किस आधार पर बताए गए हैं। अभी तक हम समास का केवल परिचयात्मक ढांचा पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए। देखिए, समास का जो द्वितीय प्रकार बताए गए हैं वो 5 किस आधार पर बताए गए हैं। देखिए, मूल रूप में समास के भेद, मूल रूप में समास के भेद, समास के भेद, मूल रूप में समास के भेद 5 कौन कौन से होते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए। पहला होता है केवल समास, केवल समास। ऐसे सामासिक पद जिनका समास विग्रह तो होता है लेकिन वो किसी विशेष
समास के अंतर्गत नियमों में नहीं आते, मतलब समास का कौन सा भेद है उसके अंतर्गत नहीं आते, बल्कि उनका समास स्वीकार किया जाता है, उन्हें कहते हैं केवल समास। और ये अधिकांश संस्कृत में ही इनका उपयोग किया जाता है। एक है केवल समास, उसके बाद में दूसरा अविभाव समास। अविभाव समास। जो तीसरा होता है वो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब देखिए इधर जो तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास खुद के आपके दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद। ध्यान से सुनिए, तत्पुरुष समास के खुद की दो भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। और दूसरा होता है व्याधिकरण। क्या होता है? व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, और दूसरा होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, इस खुद के दो भेद होते हैं। एक होता है कर्मधारय समास, एक होता है कर्मधारय समास, और दूसरा होता है द्विगु समास। द्विगु समास। अब व्याधिकरण तत्पुरुष समास, इसकी देखिए, व्याधिकरण तत्पुरुष समास खुद के 6 भेद होते हैं। समास से पूर्व जब हमने समास पढ़ा था, तब समास से पूर्व जब कारक पढ़े थे, कारक के हमने 8 भेद बताए थे, जिनमें से पहला कर्ता कारक और 8वां कारक होता है वो संबोधन कारक था। इन दोनों कारकों को छोड़ करके जो जितने 6 शेष कारक बचते हैं, उन कारकों के आधार पर ही व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद बताए गए। तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वो आपके कारक या विभक्तियों के आधार पर ही होते हैं। जो पहला आपके कर्ता कारक का लोप है, मैंने कह दिया होगा नहीं, और न ही संबोधन कारक है, तो द्वितीय आपके कर्म कारक तत्पुरुष, कर्म कारक तत्पुरुष होगा। उसके बाद में दूसरा होगा करण कारक तत्पुरुष समास, और उसके बाद में तीसरा होगा संप्रदान, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। उसके बाद में आपके चौथा होगा अपादान, अपादान कारक तत्पुरुष समास। उसके बाद में होता है 5वां, वो आपके रहेगा संबंध, संबंध कारक तत्पुरुष समास। और उसके बाद में जो छठा बचता है वो आपको होगा अधिकरण, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। ध्यान से देखिए, समास तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास जिनके 2 भेद होते हैं, कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास, और व्याधिकरण तत्पुरुष समास है जिनके आपके 6 भेद होते हैं, जिनमें से जो कारकों के आधार पर होते हैं, पहला कारक कर्ता कारक, और आपके 8वां है संबोधन कारक है। इन कारकों है वो आपके तत्पुरुष कारक के अंतर्गत नहीं होते। तो यहाँ ये तत्पुरुष व्याधिकरण तत्पुरुष के कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। उसके बाद में यहाँ चौथा कारक जो रहेगा वो देखिए द्वंद्व और द्वंद्व समास, और उसके बाद में 5वां होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। तो मूल रूप में समास के कितने भेद होते हैं? 5। और पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद बताए गए? 4 बताए गए। अब आपके जो समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए इधर मूल 6 जो समास के भेद बताए गए हैं वो किस आधार पर बताए गए हो, ध्यान से सुनिए। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में समास के भेद, देखिए इधर हिंदी भाषा में समास के भेद। 10th बोर्ड में वापस ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपके समास की परिभाषा और भेदों के बारे में पूछा जाता है तो परिभाषा आपको बता दी गई है, और जो भेद है वो ना तो आपको 4 लिखना है और ना ही 5 लिखना है, क्योंकि पदों की प्रधानता के आधार पर और मूल रूप में समास कभी नहीं पूछे जाएंगे। 10th बोर्ड के पाठ्यक्रम में आपके सीधा समास के भेद पूछे जाएंगे, तो समास के भेद आपको कितने लिखने हैं? 6 लिखने हैं।
अब हिंदी भाषा में समास के जो मुख्यतः मतलब 6 भेद माने जाते हैं, वो अपने आप में जो से कर्मधारय और द्विगु समास है इन्हें भी स्वतंत्र मान लिया जाता है। तो कौन कौन से जो 6 भेद होते हैं वो ध्यान से सुनिए। पहला होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। उसके बाद ना दूसरा तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और जो चौथा होता है वो होता है आपके द्विगु समास, द्विगु समास। और जो पांचवा है वो आपको कौन सा होता है? द्वंद्व समास। और जो छठा होता है वो आपको कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। वापस ध्यान से सुनिए, हिंदी भाषा में समास के 6 भेद। एग्जाम में पूछा जाता है समास के कितने भेद, तो आप 6 भेद यही लिखोगे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो 10th बोर्ड में आपके समास के संबंध में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वापस ध्यान से सुन ले। 3 तरह से ही पूछे जाएंगे। पहला तरीका है समास की परिभाषा और उनके भेदों के नाम, इनकी संभावना बेहद कम बनती है। समास की परिभाषा और उनके भेदों के नाम, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये होता है कहीं जैसे कोई उदाहरण दिया जाएगा और उस उदाहरण में पूछा ये जाएगा कि निम्नलिखित सामासिक पद में समास का निम्नलिखित सामासिक पद का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना। जैसे कोई उदाहरण दे दिए जाएंगे कि वैसे उदाहरण काम है जो सामासिक पद है उसका समास विग्रह करना है और उनका अंतर्गत मतलब कौन सी समास के अंतर्गत आता है। सबसे ज़्यादा मतलब जो संभावना है वो इसी की बनती है। और जो तीसरा तरीका है वो तरीका जो समास के 6 भेद बताए गए आपको यहाँ, 6 में से किसी भी समास को उल्लेखित करके उनकी परिभाषा उदाहरण पूछे जा सकते हैं। जैसे कर्मधारय समास को सोदाहरण परिभाषित कीजिए या स्पष्ट कीजिए, तो इनकी परिभाषा और उनके उदाहरण लिखने पड़ेंगे। द्विगु समास या मतलब 6 में से किसी समास की परिभाषा और उनके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। अब आगामी जो कक्षा हमारी होगी समास के संबंध में, तो हम अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि, इन समासों के बारे में ही समग्र वार्ता करेंगे, क्योंकि हमें केवल 10th पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ना है। तो आगे वाली कक्षा में या जो आगामी कक्षा में अव्ययी भाव समास के बारे में हम समग्र वार्ता करेंगे। किस तरीके से मतलब सामासिक पद में उस समास की पहचान करनी होती है और किस तरीके से उसका समास विग्रह किया जाता है। धन्यवाद।